हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट टर्न पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे। इसमें मैंने आपको बताया था एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज जब रिएक्टेंट्स और रिएक्टेंट्स रिएक्ट करें और प्रोडक्ट्स बन जाएं एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे मैंने आपको दिया था C+O2 गिव्स CO2। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑफ कार्बन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और 1 मोल ऑफ CO2 अगर बन जाता है तो जो भी यहाँ पे एनर्जी, जो भी यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब या इवॉल्व हो रही होगी, एक्सचेंज का मतलब एब्जॉर्ब या इवॉल्व कुछ भी हो सकती है, उसको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। दैट इज़ नोन एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो ये हमने पढ़ लिया था। स्टैंडर्ड एंथैल्पी होता है अगर आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को मेज़र कर रहे हो 298 केल्विन और 1 बार पे, स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं, तो इसको स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहली होती है यहाँ पर, फर्स्ट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डेल्टा FH। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड। फिर से याद रखें, एक्सचेंज का मतलब इवॉल्व या एब्जॉर्ब कुछ भी हो सकती है। अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ अ substance is formed from its constituent elements। अगर 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का बन रहा हो और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा हो तो वो उसकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाती है। अब एग्जांपल से समझेंगे। जैसे हमने ये रिएक्शन लिख दिया N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 और यहाँ पे डेल्टा H लिख दिया -92 किलो जूल। अब क्या ये डेल्टा H वैल्यू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है? आंसर इज़ नो, क्योंकि यहाँ पे कितने मोल्स बन रहे हैं अमोनिया के? 2, और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से अमाउंट ऑफ हीट एक्सचेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो यहाँ पे 2 मोल बन रहा है। तो ऑब्वियसली एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया लिखने के लिए मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा हाफ N2 + 3/2 H2 और यहाँ पे आ जाएगा NH3 और डेल्टा H हो जाएगा, क्योंकि आपने इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो ये वैल्यू भी डिवाइड हो जाएगी, -46 किलो जूल। अब आप पर मोल लिख सकते हो क्योंकि 1 मोल फॉर्म हो रहा है एंड इट कैन बी टर्म्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मानते हैं। सिमिलरली मैंने रिएक्शन लिख दिया CO + ½ O2 गिव CO2 और यहाँ पे डेल्टा H वैल्यू लिख दी सपोज -200 किलो जूल। तो अब इसको डेल्टा FH ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मान सकते हैं। तो देखिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है, तो ये तो ठीक हो गया, लेकिन आगे लिखा हुआ है फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दे रहा। तो मेरे पास आ जाएगा C+O2 गिव CO2 और इसका डेल्टा H सपोज है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो ये डेल्टा FH ऑफ CO2 हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ CO2 बन रहा है और अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से बन रहा है। अब देखिए जो वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ डेल्टा H की, वो हमें लर्न नहीं होनी चाहिए। हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना आना चाहिए। जैसे आपको एग्ज़ाम में आ जाता है कि CH3COOH, इसका रिक्वायर्ड है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना। तो आप इसका 1 मोल बनाओ, साथ में कोई बाई प्रोडक्ट्स नहीं बनाओ। एसिटिक एसिड का 1 मोल बनाया और जो जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं जैसे एग्जिस्ट करते हैं वो लिखो। कार्बन 2 हैं तो आई राइट 2C। ऑक्सीजन 2 हैं तो मैं लिखूँगा O2, क्योंकि ऑक्सीजन O नहीं एग्जिस्ट करता, O2 एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन 4 हैं, 3 and 1 4, तो आई राइट 2H2। तो ये जो इक्वेशन है इट विल गिव अस द डेल्टा FH वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड। वो वैल्यू कुछ भी हो XYZ, वो हमें नहीं लेना देना है। तो ये आ गया। अब सपोज कह दे इथेनॉल, तो इथेनॉल होता है बच्चों C2H5OH। तो अब इस तरफ देखें क्या लिखेंगे, 2C हो गए, हाइड्रोजन 6 हो गए तो 3H2
ऑक्सीजन एक ही है तो हाफ O2, क्योंकि O2 एग्जिस्ट करता है, O नहीं एग्जिस्ट करता, तो ये रिएक्शन हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल का। वैल्यू कोई भी हो, वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी एग्जाम में, या अगर इक्वेशन बना के कैलकुलेट करनी होगी तो कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बट नो वैल्यू इज़ टू बी लर्नड। अब जैसे बेंजीन का आ जाए, तो बेंजीन क्या होता है बच्चों, C6H6, तो आप यहाँ लिखोगे 6C + 3H2, तो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन हो गया। वैल्यू कुछ भी हो, Z किलो जूल पर मोल, उससे हमें लेना देना नहीं। तो ये इस तरीके से हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस लिख सकते हैं, हमें लिखनी आनी चाहिए। अब इसका एक और एप्लीकेशन होता है, इफ़ वी नो द डेल्टा FH वैल्यूज ऑफ reactants and products. If we know the delta HF value of delta FH values of reactants and products, we can find out delta RH enthalpy of reaction as, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा RH हो जाता है बच्चों सम ऑफ डेल्टा FH ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस सम ऑफ डेल्टा FH ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा RH की वैल्यू निकाली जा सकती है इस तरीके से। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, एंड नोइंग दैट डेल्टा FH नॉट ऑफ एलिमेंट्स in their free or uncombined state is equal to 0। ये पता रखना है हम लोगों को कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी फ्री और अनकम्बाइंड स्टेट में डेल्टा FH नॉट जो होता है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो होती है, वो 0 होती है। अब जैसे एक रिएक्शन है AA + BB गिव CC + DD, इसका डेल्टा RH निकालना है आपको। तो डेल्टा RH हो जाएगा इस रिएक्शन का बच्चों, पहले प्रोडक्ट्स का लिख लें, C टाइम्स डेल्टा FH ऑफ C + D टाइम्स डेल्टा FH ऑफ D, ये प्रोडक्ट्स का हो गया माइनस। अब देखिए यहाँ पे डेल्टा FH ऑफ C तो लिया, लेकिन उसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि डेल्टा FH 1 मोल के लिए होता है, यहाँ C मोल्स आए हुए हैं C के, D मोल्स आए हुए हैं D के, तो D से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस A टाइम्स डेल्टा FH ऑफ A प्लस B टाइम्स डेल्टा FH ऑफ B। तो ये प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट हो गया, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं बच्चों, लेट्स ट्राई वन क्वेश्चन ऑन दिस। इस पे एक क्वेश्चन बेस करके देखते हैं।